हेलो हेलो सुलुलु। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। यहाँ पे क्या है कि ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट द कर्व दिस टच द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी कर्व को टच करके कोई भी स्ट्रेट लाइन जाती है तो वो एक्चुअली कुछ और नहीं, उसका टेंजेंट ही होता है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं अभी समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ इसको। ऐसे यहाँ पे आप देखो, मैंने थोड़ा सा बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये कोई कर्व है, ये कर्व है। सपोज अगर ऐसे कोई कर्व जा रही है, इसको कोई मान लो इस पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन टच करके जाती है, ऐसे टच करके जाएगी अगर वो, तो टेंजेंट ही तो होगी। अभी मैं बना के बताता हूँ, रुको। तो देखो यहाँ पे आप देखो, इस कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन टच करके जा रही है, तो जहाँ पे वो टच करके जा रही है वो उसका टेंजेंट ही तो हुई। तो सीधी सी बात, इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो लाइन उसको टच करके जाएगी उसका टेंजेंट होगी। अब हम देख रहे हैं इस कर्व का टेंजेंट। इस कर्व का टेंजेंट मैंने तुम्हारे सामने निकाला, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना, जो कि माइनस बी बाई ए था। और इस कर्व का भी मैंने क्या निकाला, टेंजेंट, जो कि क्या हमने देखा, डी इस कर्व का, दूसरी कर्व का। अगर ये इसका टेंजेंट होगी, ये अगर इसका टेंजेंट होगी, तो देखिए ज़रा, इसका भी स्लोप सेम आना चाहिए अगर ये टेंजेंट है तो उसका। समझ गए नहीं समझे? जो कर्व हमें गिवन थी हमने उसका टेंजेंट निकाला, दूसरी कर्व जो हमें गिवन थी हमने उसका टेंजेंट निकाला। क्या दोनों का टेंजेंट सेम है? हाँ जी सेम है। तो टेंजेंट तो सेम आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्या वो एक कॉमन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है? ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कॉमन पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करी तो स्लोप तो किसी भी दो लाइन का सेम हो सकता है। मतलब दो पैरेलल लाइन का स्लोप तो हमेशा ही सेम आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो भाई स्लोप तो सेम हो सकता है, बट ये और चेक करना पड़ेगा कि गिवन पॉइंट पे जिस पे बात हो रही, जैसे ए बी पॉइंट पे बात हो रही, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो स्लोप तो सेम आ सकता है। यहाँ पे माइनस बी बाई है, यहाँ पे भी माइनस बी बाई, दोनों का स्लोप हमने निकाला, दोनों का स्लोप सेम आया। लेकिन हमें ये और चेक करना है कि गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। किस पॉइंट को? ए बी पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए बी पॉइंट पे पहली वाली इक्वेशन में एक्स की जगह ए रख दिया और वाई की जगह बी रख दिया। तो मैंने चेक किया, ये दो के इक्वल आ रहा है, 1 और 1 ये कट के 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यस, सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, ए और बी की जगह, एक्स और वाई की जगह ए और बी रख दिया, तो उसको भी देखा हमने, हाँ वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी पॉइंट पे सेटिस्फाइड भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं और दोनों का स्लोप भी सेम आ रहा है। हाँ, अब कह सकते हैं कि हाँ भाई दोनों का स्लोप सेम है, दोनों लाइनें क्या कर रही है, टच कर रही हैं आपस में। अब उसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। अब आपने कहीं भी देखा कि कहीं भी ये एन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो? कहीं से भी नहीं कर रहा ना। इसका मतलब फॉर इट विल बी सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे एन पे डिपेंडेंट ही नहीं आया। तो इट विल सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन। समझ गए ना? इतना ही करना था वैसे इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको देख सकते हो आप एक बार। बाकी मुझे इतना कोई इंपॉर्टेंट लगा नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि उसने कहा इफ़ द कर्व दिस पास थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड हैज इज टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नहीं नहीं नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है। थर्ड तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हो आप। उसने कहा कि इफ़ द कर्व दिस पास थ्रू द पॉइंट दिस, अगर कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो इफ़ द कर्व पास थ्रू पॉइंट 0 2, तो भैया कौन सी कर्व की बात हो रही है? इस कर्व की बात हो रही है, और 0 2 से वो पास हो रही है। उसने कहा कि इट विल पास थ्रो, इट इज़ पास थ्रो द 0 2। देखो मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। दिस कर्व पास थ्रू द पॉइंट 0 2, तो अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि गिवन कर्व के अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो क्योंकि सेटिस्फाई करेगी, पास हो रही है। तो x की वैल्यू 0 तो a, x की जगह 0 रख दिया तो 0, माइनस का 6, x की जगह फिर 0, और ये b है, और यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, 2, तो y की जगह रख दिया 2। तो यहाँ पे देख सकता हूँ ये 0 ये 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है। अब आ जाओ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने क्या कहा है, इस लाइन से पास हो रही है एंड इट्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भैया टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम एक काम करते हैं, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट जब भी पैरेलल होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव 0 होगा, टेंजेंट पैरेलल होगा, क्योंकि टेंजेंट एक्चुअली tan थीटा होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है
तो tan थीटा हमारा वही होता है एंगल विद एक्स एक्सिस। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जीरो होगा, टेंजेंट जीरो होगा, और टेंजेंट जीरो मतलब डेरिवेटिव जीरो, tan जीरो मतलब डेरिवेटिव जीरो। ये मैंने आपको समझा रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर कोई कर्व ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिला, और ये मैक्सिमम चेक करने के लिए यहाँ पे हम टेंजेंट निकालते हैं, ये जो इसको टच करके जाता है, और वो टेंजेंट किस पॉइंट पे निकला, जो टेंजेंट क्या आया हमने देखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आया। मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी कर्व का क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मैक्सिमम मिनिमम जिस पॉइंट पे होता है ना, वहाँ पे टेंजेंट हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और याद करो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं हम। तो इतनी बात सफिशिएंट है तुम्हें ये समझाने के लिए कि मैक्सिमम टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव को जीरो रखना पड़ेगा। क्या बताया, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेरिवेटिव को जीरो रखना पड़ेगा। ये बात तुम्हें कई बार समझा रखी है और मैं भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आ जाओ इधर, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला उसने, तो डेरिवेटिव को जीरो रख दिया मैंने। तो डेरिवेटिव को जीरो रखते ही यहाँ पे जो कर्व है आपकी ये कर्व, इसका डेरिवेटिव जीरो करता हूँ तो भैया डेरिवेटिव ये आएगा 2ax माइनस 6। इसको जैसे जीरो रखूँगा तो किस पॉइंट पे जीरो रखना है हमें, उसने ये बात बोल ली है, एट एक्स इज टू 3/2। उसने बोला है एट एक्स इज टू 3/2, तो एट एक्स की वैल्यू 3/2 रखनी है मुझे, तो भैया ए मिल जाएगा। तो ए भी मिल गया और बी यहाँ से मिल गया था, दो ए और बी दोनों मिल गया हमें। तो ए की वैल्यू भी दो और बी की वैल्यू भी दो। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा खास नहीं था। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन नंबर 4, कोई तुकबंदी कम ही बनती है, बट फिर भी आप देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन दिस मे बी नॉर्मल टू द कर्व दिस। उसने क्या कहा कि कंडीशन फाइंड करो दैट द लाइन दिस मे बी नॉर्मल टू द कर्व दिस। तो नॉर्मल जब कोई लाइन होती है तो मतलब नॉर्मल या ऑर्थोगोनल बोल सकता हूँ मैं, तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होएगी। इतनी सी बात तो तुम्हें समझ में आती होगी। तो इसका भी स्लोप निकाल लो, इसका भी स्लोप निकाल लो। तो मैंने इसका भी स्लोप निकाल लिया और इसका भी स्लोप निकाल लिया। मतलब इस कर्व का भी dy/dx निकाला, इस कर्व का भी dy/dx निकाला। तो यहाँ से dy/dx निकाला वो -b/a/b आया, और यहाँ से dy/dx निकालता हूँ वो ये आया। दोनों ही कर्व का dy/dx मैंने निकाल लिया। उसके बाद मुझे पता है नॉर्मल है एक दूसरे के दोनों कर्व, तो भैया हमें क्या करना है, डेरिवेटिव की प्रोडक्ट है स्लोप की, ये इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया, दोनों स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल आएगी नॉर्मल के केस में। ये बात आपको पता है, नहीं पता तो याद करो, मैंने बताया होगा कि जब दो कर्व ऑर्थोगोनल हो या फिर नॉर्मल हो एक दूसरे के, तो स्लोप -1 की इक्वल आती है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल। तो यहाँ पे आ जाओ, टू इफ कर्व्स आर नॉर्मल इट मीन स्लोप की प्रोडक्ट -1। तो दोनों स्लोप की प्रोडक्ट को मैंने -1 रख कर लिया। अब तुम कहोगे कि इसमें करना क्या था, बेसिकली उसने कहा कि फाइंड द कंडीशन, यानी कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन बनानी है हमें। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है या फिर जितना मैंने मतलब चेक किया है, इसको ऑनलाइन भी चेक किया है मैंने, तो इसमें यही करना है। मैं यहाँ से क्या करना है, स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितनी आ रही है, -1। और मैं एक काम करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, समझ ही गए होगे आप। एक्स को यहाँ रखूँगा, बाकी सबको उधर फेंक दूंगा, और फिर ये जो पावर में -1 है ये इधर आके, ये मैंने माइनस लगा दिया था गलती से, फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्स तो इधर प्लस का है, तो मैंने एक्स को बाद में प्लस बना दिया। तो कभी ये सोचो आप एक्स प्लस लिख दिया तो आगे कुछ होगा, तो आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ माइनस बना दिया था तो बाद में प्लस बनाया मैंने, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्लस कैसा आया है एक्स के आगे। फिर भैया बाकी सबको उधर फेंक दिया, तो जो पावर है वो इधर आके क्या हो जाएगी, 1/n-a। तो एक्स की वैल्यू आ गई। और दूसरी इक्वेशन में मुझे क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से वाई भी निकाल सकता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू भी मुझे पता है, बाकी सबको एक तरफ फेंक दूंगा, वाई भी मिल जाएगा। तो भैया वाई भी मिल गया हमें एक्स की फॉर्म में, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, और एक्स और वाई की वैल्यू आप पहली गिवन कंडीशन में पुट कर दो, ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। इसमें ax + by = 1। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो कंडीशन थी ax + का by में, तो ax + by = 1, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 आ गया। तो ये कंडीशन है बेसिकली। अब इसका कोई उचित आंसर है नहीं कि एग्जैक्टली कोई मेन हमें पॉइंट पे जाके रुकना है। दिस इज़ द कंडीशन बेसिकली, जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि दोनों करो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होगी तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। प्रोडक्ट -1 की इक्वल ला के हमने कर लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व दिस एट पॉइंट x = 0। इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है मुझे। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ भैया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट,
वाई इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वेयर प्लस बाई एम। एम स्लोप होता है, बता देता हूँ बस। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर पता है ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे फॉर्मूला पता था, स्लोप निकाल लो गिवन पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट हमने क्या किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व दिस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट तो गिवन है, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके y भी मिल जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी गिवन कंडीशन में, यहाँ पे 0 पुट कर दी, x की वैल्यू y मिल गया -1। तो पॉइंट जिसकी बात हो रही है वो 0 - 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, m निकालना है, मतलब स्लोप किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो मैंने स्लोप निकाल लिया इस पॉइंट पे। तो जो स्लोप आया यानी कि हमारे पास m आ गया m, तो हम क्या करेंगे y इंटू रूट वन प्लस एम बाई एम। तो m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, m अपना 4 है तो पुट कर दिया, और ये रूट 17/4 ये हमारे पास आ गई लेंथ। यानी कि मेन यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन दिस इज ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए सब नॉर्मल क्या होता है। सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, तो सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट की लेंथ है ना, वो मैंने यहाँ पे बता दी। फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मोड, मॉडुलस ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। हमने क्या किया, इसका डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारे सामने रख दिया, और y की वैल्यू जो यहाँ पे ये रही, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो y की वैल्यू पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया। इसका मोड हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। सब नॉर्मल ऑफ एट एनी पॉइंट इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो कांस्टेंट चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिएबल हटाना पड़ेगा। वेरिएबल कब बढ़ सकता है, जब वेरिएबल की पावर 0 होगी। क्या होगी, वेरिएबल की पावर 0, तो ये 1 बन जाएगा, तो ये वेरिएबल पूरा हट जाएगा। बस इतना ही कि कांस्टेंट लेंथ चाहिए, इसलिए वेरिएबल हटा रहा हूँ, इतनी सी बात है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा भी बाकायदा, फॉर द लेंथ टू बी कांस्टेंट मस्ट बी एल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमें हटाना है, तो पुट द पावर ऑफ एक्स मस्ट बी 0। हम क्या करेंगे, सो पावर ऑफ एक्स मस्ट बी 0, तो एक्स की पावर क्या है 2n-1, वो उसको 0 रखना है, तो n की वैल्यू 1/2 आ गई। ये n ही हमें चाहिए था बेसिकली, जो हमारे सब नॉर्मल की लेंथ को क्या बना रहा हो, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर 7th क्वेश्चन, इफ द कर्व दिस एंड दिस आर कट ऑर्थोगोनली एट 1 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इस टाइप के तो एनसीईआरटी में भी आए। इस कर्व और ये कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रही है, तो दोनों की जो वो होएंगी हमारी, दोनों का जो टेंजेंट होगा उनकी प्रोडक्ट -1 की इक्वल रखनी है। तो इसका भी टेंजेंट निकाल लिया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसका टेंजेंट निकाला मैंने, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लिया, अलग रख दिया बाकी सब। और इसका भी हमने क्या कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, बाकी सबको अलग रख दिया, ठीक है। दोनों का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, प्रोडक्ट को -1 की इक्वल रख दिया मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट को -1 रख दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास सामने 6। दोनों प्रोडक्ट को -1 रखा और ए की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ, लगे हाथ। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। तो जब भी किसी के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो बेसिकली क्या करेंगे हमने तो बेसिकली क्या किया, इस कर्व का और इस कर्व का हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। m1 इस कर्व का स्लोप निकाला, तुम्हारे सामने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, तो ये आ गया इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया 3x/y। आप पोज करके चेक कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस कर्व को। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कभी ये सोचो कि ये 0 कहाँ से आ गया। सिमिलरली इसका भी मैं जब स्लोप निकालूंगा तो हमें क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव 0 कर दूँगा, इसका भी डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव को, प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव होगा, और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँगा, बाकी सबको एक तरफ फेंक दूँगा, ठीक है। तो स्लोप है ना, स्लोप मैंने ही देखा कि इन दोनों की स्लोप की जो प्रोडक्ट आ रही है, मैंने इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, और दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट मैंने देखा कि -1 आ रही है। कितनी आ रही है, -1। तो जब दोनों स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, बात खत्म। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। दोनों का स्लोप निकाला, स्लोप को हमने खुद से ही देख लिया कि भैया एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं, और माइनस का साइन आ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट -1 आएगी। जब दोनों प्रोडक्ट -1 आ गई तो उस कर्व एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, बस हो गया, वेरी सिंपल था। अब 9th क्वेश्चन लास्ट बचा हो तुम्हारे लिए, होमवर्क है। 9th क्वेश्चन तुम करोगे, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।